नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। राहुल गांधी ने कुछ देर पहले क्यों कहा नमस्कार मोदी जी? इसकी वजह नरेंद्र मोदी नहीं है, इसकी वजह राहुल गांधी के दो फेवरेट टॉपिक हैं, अडानी और अंबानी। चौथे फेज की वोटिंग से पहले चुनाव की सारी लड़ाई टेम्पो और खलासी पर आ गई है। अब पब्लिक पूछ रही है कितने बोरे थे, कौन टेम्पो चला रहा था, राहुल की पार्टी के पास कितना माल आया, कहां कहां से आया। आप बस इतना याद रखिएगा कि नरेंद्र मोदी ने जब कुछ कहा है तो उसके पीछे अगले 4 चरण का पूरा चुनाव है। तो क्या नरेंद्र मोदी की पूरी लाइन बदल गई है या राहुल गांधी पूरी तरह फंस गए हैं? 400 का जो टारगेट है, आज इस टारगेट के किरदार बदल गए तो क्या टारगेट भी बदल गया? क्या नरेंद्र मोदी के नंबर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? थर्ड फेज के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह का अनुमान क्या है? कितनी सीटें आ रही हैं? कहां कहां नुकसान हो रहा है? राहुल और राहुल की पार्टी के साथ क्या होने वाला है? सब कुछ समझते हैं इस रिपोर्ट से। 24 के चुनाव की सबसे बड़ी न्यूज, क्या थर्ड फेज में ही उड़ गया राहुल के इंडी अलायंस का फ्यूज? मोदी को क्या इंटरनल रिपोर्ट मिली है? क्या मई में ही एनडीए को विक्ट्री मिल गई है? तीसरे फेज में कांग्रेस और इंडी अलायंस का तीसरा फ्यूज उड़ गया है, उड़ गया है, उड़ गया है। क्या थर्ड फेज के बाद राहुल और राहुल की पार्टी मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर अपनी सीटें खोज रही हैं? और क्या फोर्थ फेज के बाद राहुल और राहुल की पार्टी को अपनी सीटें गिनने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ने वाली है? मोदी को बूथ बूथ से ही इंडी गुट से कांग्रेस से जुड़ी क्या इनसाइड स्टोरी पता चली है? क्या मोदी के पास पक्की रिपोर्ट आ गई है? कांग्रेस के लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर अपनी सीटें खोज रहे हैं। चौथे चरण में कांग्रेस को अपनी सीटें खोजने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो क्या मोदी तीसरे राउंड में ही बहुमत के करीब पहुंच गए हैं? क्या राहुल बहुत पीछे रह गए हैं? फोर्थ फेज में 96 सीटों पर वोटिंग होगी, यानी राउंड 4 के बाद 380 सीटें लॉक हो जाएंगी। क्या मोदी चौथे राउंड में ही मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे, 24 जीत लेंगे? क्लेम तो अमित शाह ने भी किया है, तीसरे राउंड में ही बीजेपी 190 पार कर गई है। चौथे चरण में 200 पार और फिर 400 के लिए तैयार, अमित शाह ने ऑन कैमरा कह दिया। तो क्या सच में ऐसा ही है? 3 चरण में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी 190 पार कर चुके। चौथा चरण 200 पार कर 400 की ओर जाने का चरण है। बीजेपी के उलट कांग्रेस का क्लेम है कि तीसरे चरण ने ही तय कर दिया, 4 जून को मोदी पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। राहुल के करीबी तो अभी से ये स्क्रिप्ट लिखकर बैठ गए हैं कि 4 के बाद न बीजेपी की सरकार रहेगी, न मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। किसके दावे में दम है? राहुल ने मोदी का एक्सरे कर दिया या फिर 3 राउंड्स में ही मोदी फैक्टर ने ही विरोधियों की बची कुची उम्मीदों को फ्यूज कर दिया? मोदी के 400 पार के नारे ने जीत वाला फैक्टर इन्फ्यूज कर दिया। अलग अलग थ्योरी घूम रही हैं, अलग अलग नंबर्स फ्लोट हो रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इस वक्त कोई भी एग्जिट पोल नहीं दिखाया जा सकता, मगर सोशल मीडिया पर अभी से अलग अलग नंबर्स वायरल कराए जाने लगे हैं। कोई कह रहा है तीसरे फेज की 93 में से 91 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। थर्ड फेज की 11 राज्यों में हुई वोटिंग में हर जगह बीजेपी ने लीड ले ली है। बीजेपी का भी खुद का दावा है कि तीसरे चरण के बाद बंगाल में 10 में से 8 सीटें मोदी की पार्टी ने लॉक करनी है। टीएमसी काफी पीछे छूट गई है। मोदी का अपना खुद का आकलन है कि एनडीए जीत रही है, इंडी वाले हार रहे हैं। तीसरे फेज में कांग्रेस
और इंडी अलायंस का तीसरा फ्यूज उड़ गया है। अभी 4 चरण के चुनाव बाकी है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बीजेपी और एनडीए तेजी से विजय रथ को बहुत जनता जनार्दन आगे ले जा रही है। तीसरे चरण ने 2 बातें साफ कर दी है। पहला, एनडीए 3 चरणों में ही विजय रथ तेज गति से जनता आगे ले जा रही है। दूसरा, कांग्रेस के लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर अपनी सीटें खोज रहे हैं। चौथे चरण में कांग्रेस का सामान्य मैग्नीफाइंग ग्लास से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस को अपनी सीटें खोजने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। मोदी की संभावित जीत का, इंडी गुट की संभावित हार का यह डर कांग्रेस अध्यक्ष की टाइमलाइन पर दिखने लगा है। खड़गे ने अभी से चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों को माहौल बनाने को कह डाला, चिट्ठी लिख डाली है। खड़गे की चिट्ठी का सार यह है कि चुनाव आयोग ने पहले और दूसरे चरण की वोटिंग का फाइनल फिगर जारी करने में इतना लेट क्यों किया। राहुल गांधी दरअसल ये कुछ और नहीं, 4 जून के बाद मिलने वाली संभावित हार की स्क्रिप्ट है। और ऐसा क्यों है, इसे कुछ फैक्ट से समझिए। खड़गे का सवाल है कि चुनाव आयोग ने पहले और दूसरे चरण का फाइनल वोटर टर्नआउट डेटा 30 अप्रैल को जारी क्यों किया, इतनी देरी क्यों की। खड़गे का यह सवाल ही गलत है, क्योंकि 19 अप्रैल की शाम को ही चुनाव आयोग ने शाम 7 बजे का अप्रॉक्सीमेट वोटर टर्नआउट ट्रेंड का डेटा जारी कर दिया था। उसी दिन यानी 19 अप्रैल की शाम में चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज में साफ साफ लिखा था कि यह वोटिंग परसेंटेज और भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि कई सीटों पर शाम 6 बजे के बाद भी वोटिंग हो रही थी। खड़गे का दूसरा सवाल है कि चुनाव आयोग पहले वोटर टर्नआउट डेटा वोटिंग के बाद 24 घंटे के भीतर जारी कर देता था, मगर इस बार देरी क्यों हुई। खड़गे का यह सवाल भी गलत है, क्योंकि चुनाव आयोग के ऐप पर वोटर टर्नआउट की रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध है। कुछ समझ रहे हैं आप। वोटर टर्नआउट का डेटा देर से जारी करने के नाम पर विपक्ष जो नैरेटिव बना रहा है, दरअसल वो हार के बाद का बहाना है, क्योंकि मोदी विरोधी इकोसिस्टम, खासकर कांग्रेस को अपने नेता राहुल को बैक टू बैक तीसरी हार के कलंक से बचाना है। इसलिए किसी न किसी को तो फंसाना है। और राहुल बाबा की स्थिति ये है कि राहुल बाबा अमेठी थे वायनाड गए, वायनाड से रायबरेली गए। मैं बताता हूं राहुल बाबा, रायबरेली में भी आप हारने वालों हो। आपके लिए अब एक ही जगह है, रायबरेली से सीधा इटाली जाकर स्थिर हो जाओ, एक ही जगह बाकी रही है। ये राहुल बाबा ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। मैं आज हरदोई मिश्रिक वालों के सामने कहकर जाता हूं, चुनाव के बाद भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। कांग्रेस ढूंढो यात्रा 3 चरणों के चुनाव के बाद कांग्रेस की हालत खस्ता है, मगर उसकी टाइमलाइन पर अभी भी राहुल का तड़क भड़क वाला पोस्टर ही छपता है। कांग्रेस को नहीं मिल रहे वोट, मगर वो कह रही है मोदी जनता से गए कट। इस बीच मोदी ने राहुल पर एक नया बम फोड़ दिया है, गंभीर आरोप लगा दिए हैं। मोदी ने पहली बार अंबानी अडानी का जिक्र करके राहुल को घेर लिया है, कई गंभीर सवाल पूछ लिए हैं।
मोदी ने पूछा है, राहुल और राहुल की पार्टी के पास कितने बोरे भर भर के नोट आए हैं? क्या टेम्पो भर भर के कांग्रेस को नोटों के बंडल भेजे गए हैं? अगर हां, तो ये बंडल किसने भेजे हैं? अडानी और अंबानी, ये दो नाम राहुल के फेवरेट हैं। इन्हीं के पीछे छिपकर राहुल पिछले 10 सालों से मोदी पर हमलावर हैं। हर चुनावी सीजन में राहुल यही अडानी अंबानी वाला टेप बजाते आए हैं, बार बार एक ही राग अलापते आए हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अडानी की सरकार है। टीवी 2 उद्योगपतियों का है, अखबार 2 उद्योगपतियों के हैं, और ये 2 उद्योगपति नरेंद्र मोदी जी के लिए 24 घंटा काम करते हैं और नरेंद्र मोदी जी इनके लिए 24 घंटा काम करते हैं। ये अडानी और अंबानी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अडानी चलाते हैं। हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर गुलाम बन जाएगा। किसका? अंबानी का, अडानी का। अडानी जी को वो ऑप्शन दे दिया जो आपने प्रधानमंत्री को भी नहीं दिया, कुर्सी बदलने का। अडानी का लाउड स्पीकर है नरेंद्र मोदी, समझो बात। ये कंट्रोल, ये पूरा पुलिस का सिस्टम है। आज अडानी जी और अंबानी जी चला रहे हैं इसको। ये सब अडानी जी अंबानी जी की सेना है। गुजरात में उन्होंने पूरा धन अडानी जी को दिया। अब एक नए नेता आए हैं, अडवाणी नहीं अडानी, अडानी जी। अडवाणी जी को अब वो अडवाणी कहते हैं, अडानी को वो अब अडानी जी कहते हैं। मोदी को घेरने के लिए राहुल पहले दोनों उद्योगपतियों का नाम साथ साथ लिया करते थे, मगर फिर राहुल ने अचानक से एक का नाम म्यूट कर दिया, दूसरे का नाम अनम्यूट कर दिया, और वो नाम है अडानी। दोनों का नाम खुलकर लेने की जगह राहुल उद्योगपतियों और अरबपतियों पर आ गए। 24 के चुनाव से पहले जिस फ्रीक्वेंसी में राहुल अडानी अंबानी का नाम हर रोज सुबह उठते ही लिया करते थे, सोशल मीडिया पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, संसद में, सड़क पर जिस तरह एक साथ अंबानी अडानी का नाम लेकर चिल्लाया करते थे, उस पर अचानक से ब्रेक लग गया है और मोदी ने राहुल के इस मिस्टेक को कैच कर लिया। कांग्रेस से सीक्रेट डील वाला सवाल पूछ लिया। आपने देखा होगा, ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिलाराम, ये जवाब देना पड़ेगा देश को।
मोदी का इतना कहना था कि कांग्रेस का इकोसिस्टम एक बार फिर अडानी वाला टेप ऑन करके बैठ गया है। अडानी में मोदी की परछाइयां ढूंढने लगा। मोदी ने सिर्फ इतना पूछा कि राहुल ने अंबानी अडानी वाले टेप की फ्रीक्वेंसी कम क्यों की, क्या सीक्रेट डील कर ली? तो इसके जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष उसमें एक नई स्क्रिप्ट लिखकर बैठ गए। मोदी जी की कुर्सी डगमगाई, इसलिए अपने मित्रों पर अटैकिंग हो गए। ये कहने लगे, कांग्रेस वाले राहुल की पूरी टाइमलाइन खंगाल कर ले आए। 2 मई से 7 मई के बीच राहुल ने कितनी बार अडानी का नाम लिया, ये गिनाने लगे। धड़ाधड़ वीडियो संदेश जारी हो गए। एक्स पर मैसेज पोस्ट हो गया कि 3 अप्रैल के बाद राहुल 103 बार अडानी और 30 बार अंबानी का नाम ले चुके हैं। जयराम रमेश ने भाषा की मर्यादा लांघी और मोदी के लिए अमर्यादित टिप्पणी कर डाली। कांग्रेस के लिए एजेंडा चलाने वाली फैक्ट चेक की मशीनरी भी एक्टिव हो गई। उसने भी अंबानी अडानी पर राहुल के नए पुराने वीडियो खंगालने शुरू कर दिए और इसके बाद कांग्रेस वाले उसी फैक्ट चेक के सहारे मोदी के लिए इस तरह के पर्चे छापने लगे। और ऐसा करके मोदी के दुश्मन खुद अपने ही बिछाए अंबानी अडानी वाले जाल में फंस गए, क्योंकि अभी तक वो मोदी के खिलाफ लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, तानाशाही आ जाएगी, डिक्टेटरशिप आ जाएगी, यही एजेंडा चला रहे थे। अब उन्हें वापस से वही टेप फुल वॉल्यूम में बजाना होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी चुनाव शुरू होने से पहले कम हो गई थी। आप जब राहुल की टाइमलाइन खंगालेंगे तो वहां आपको 19 अप्रैल से लेकर अब तक अंबानी अडानी के नाम के साथ एक सीक्वेंस में लिखा कोई टेक्स्ट नजर नहीं आएगा। हां, उनका 30 अप्रैल का एक वीडियो जरूर है जिसमें उन्होंने दोनों का नाम एक साथ लिया। नरेंद्र मोदी जी की अदानी और अंबानी के साथ फोटो तो देखी है ना, मगर नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आपने अंबानी शब्द कभी सुना, अदानी शब्द कभी सुना? नहीं। मेरी फोटो देखी उनके साथ कभी, मगर मेरे मुंह से शब्द निकलता है अदानी अंबानी, है ना? फर्क समझो, मैं आपका हूं, वो उनके हैं। इससे पहले 23 अप्रैल को राहुल की टाइमलाइन पर अडानी का जिक्र जरूर है, लेकिन वहां अंबानी नहीं है। कुछ घंटों पहले झारखंड के सिंहभूम में भी राहुल ने अडानी का जिक्र किया, लेकिन अंबानी का नाम नहीं लिया। सारा का सारा 10-15 अरबपतियों के हाथ में चला जाएगा। अदानी नाम है, आप जानते हो, उसकी नजर आपकी जंगल, जमीन और जल पर है और नरेंद्र मोदी उसके लिए काम करता है। मोदी ने भी राहुल से यही पूछा कि 10 साल तक नॉन स्टॉप अंबानी अडानी करने वाले राहुल 24 के लिए एक नाम पर फोकस्ड हैं, दूसरे का नाम क्यों भूल चुके हैं? मोदी का सीधा आरोप है कि क्या पर्दे के पीछे कोई सीक्रेट डील हुई है। मोदी ने जैसे ही यह आरोप लगाया, कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम तिलमिला उठा। प्रियंका गांधी को भी अपने भाई के लिए कैमरे पर आकर बैटिंग करनी पड़ी। अंबानी अडानी वाला टेप चलाना पड़ा। जैसे आज प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना में थे और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 5 साल से 5 उद्योगपतियों का नाम ले रहे थे, अब वो अडानी अंबानी का नाम ले रहे थे, लेकिन अब चुप हो गए, दाल में कुछ काला है। तो किसी डरे हुए सलाहकार ने बताया होगा कि चुप हो गए, क्योंकि चुप तो हुए नहीं है, रोज बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, कांग्रेस के अलग अलग नेता बोल रहे हैं, तो कोई चुप तो हुआ नहीं है। शायद मोदी जी की आशा है कि वो चुप हो जाए, लेकिन मैं उनको कह सकती हूँ यकीन से कि मेरे भाई चुप नहीं होंगे, सच्चाई बोलते रहेंगे, चाहे मोदी जी को पसंद आए ना आए। वो तो ये भी कह रहे हैं काला धन का हिसाब देना पड़ेगा जो मिला है, और मोदी जी का हिसाब निकल गया ना, इसीलिए तो कह रहे हैं। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? मोदी के दिए बयान के बाद राहुल पर अंबानी अडानी को लेकर जैसे ही प्रेशर बढ़ा, राहुल गांधी को भी बंद कमरे में बैठकर एक नया वीडियो जारी करना पड़ गया। पैसा देते हैं क्या? ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? वीडियो का कैप्शन टेम्पो का ड्राइवर और खलासी था। निशाना हमेशा की तरह मोदी थे, यानी जो ट्रैप बिछाया गया, राहुल खुद ही उसमें फंस गए। अंबानी अडानी वाला टेप ऑन करके बैठ गए। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला,
और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं? क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, CBID को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार। मगर नोट करने वाली बात यह है कि राहुल 46 सेकंड का स्क्रिप्टेड वीडियो भी ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर सके, उसमें भी एडिट करके फ्लैश लगाकर डिसॉल्व इफेक्ट के साथ सोशल मीडिया पर डालना पड़ा। सवाल तो उठेंगे कि जो मोदी कह रहे हैं, क्या वाकई में दाल में कुछ काला तो नहीं है? मोदी को फंसाने के लिए राहुल और राहुल की पार्टी रोज एक नया जाल बिछाती है, मगर खुद अपने ही बिछाए जाल में फंसती चली जाती है। कई बार तो खुद कांग्रेस के खेमे में बैठे राहुल के सबसे करीबी, राहुल के मेंटोर ही मोदी को फुल टॉस दे देते हैं। ज्यादा दिन नहीं बीते, पिछले महीने ही राहुल के सबसे फेवरेट सैम पित्रोदा ने नरेंद्र मोदी को विरासत टैक्स वाला फुल टॉस दिया था, और अब वही सैम पित्रोदा राहुल के लिए एक नई मुसीबत लेकर आ गए हैं। We could hold country together as अब की बार सैम पित्रोदा ने पूरे हिंदुस्तान को लेकर एक ऐसी नस्लीय टिप्पणी कर दी कि कांग्रेस को भी समझ में नहीं आ रहा कि अब करें तो करें क्या। सैम पित्रोदा ने उत्तर भारत के लोगों की तुलना गोरों से, पश्चिम में रहने वालों की तुलना अरब से, नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोगों की तुलना चाइनीज से और दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों की तुलना अफ्रीकियों से कर दी है। different religion, different look. We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. So that idea of India, which is rooted in democracy, freedom, liberty, fraternity, is being challenged by Ram Temple and Ram Navami and Prime Minister going to temple all the time and, talking, not as a national leader, but talking as a leader of the BJP. पिछले महीने जब सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स वाला बयान दिया था, तब जयराम रमेश ने उसे सैम पित्रोदा का निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ा था। इस बार सैम पित्रोदा ने पूरे हिंदुस्तान पर नस्ल भेदी टिप्पणी की, तो जयराम रमेश ने इस बार भी उसे निजी बयान बताकर कांग्रेस पार्टी को इस बयान से अलग कर लिया। जयराम रमेश ने सुबह में सोशल मीडिया पर यह बयान जारी किया और शाम होते होते उसी सोशल मीडिया पर उन्हीं जयराम रमेश ने सैम पित्रोदा के इस्तीफे का ऐलान कर दिया। यह कुछ और नहीं, कांग्रेस के लिए डैमेज कंट्रोल वाली स्थिति है। लेकिन चौथे चरण से पहले कांग्रेस से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। अब सैम पित्रोदा के इस्तीफे से डैमेज कंट्रोल नहीं होने वाला, मामला बहुत आगे तक जा चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद इसे पूरे हिंदुस्तान का अपमान बताकर कांग्रेस पर, राहुल पर करारा प्रहार किया है और तीसरे चरण का माहौल अभी से बना दिया है। अमेरिका में इस शहजादे के अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल, वो उनका फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे, ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है, ये सब अफ्रीका के हैं।